हेलो बच्चों, कैसे हो सब आप? मस्त हो? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10वीं की बोर्ड की क्लास। और इस क्लास में हम जो अध्याय शुरू कर रहे हैं वो है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जिस तरीके से हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आरबीएसई और सीबीएसई ने इसको नंबर दे रखे हैं, उसी हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम देख रहे हैं 4 टॉपिक। एक तो प्रकाश क्या है, दूसरा टॉपिक होगा हमारा प्रकाश के गुण, तीसरा टॉपिक होगा प्रकाश की जो परावर्तन की घटना होती है वो क्या है उसको समझेंगे, और अंतिम टॉपिक होगा हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आप इस तरीके से बढ़िया तरीके से नोट्स बना सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो अब हम कर रहे हैं कक्षा को स्टार्ट। सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश क्या है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही है। जिस प्रकार से ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, कोई गाड़ी चल रही है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? गति ऊर्जा है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। तो इसी प्रकार से प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है, जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। जैसे ही आप कमरे में क्या कर रहे हो, सो रहे हो, तो उस स्थिति में अगर किसी ने लाइट ऑन कर दी तो आप तुरंत वहां पे क्या हो जाते हो? जग जाते हो, क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो प्रकाश के प्रति क्या है? संवेदनशील है। जैसे ही प्रकाश ज्यादा होता है या प्रकाश कम होता है तो हमारी आंखें तुरंत क्या एक्शन में आ जाती है। ठीक है, उस हिसाब से हमारी आंखें क्या कर लेती है? एडजस्ट कर लेती है। ज्यादा प्रकाश है तब हमारी आंखों की पुतली छोटी हो जाती है, और कम प्रकाश है तो हमारी आंखों की पुतली क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो आंख क्या है? प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। यानी तुरंत जैसे ही आंखों को प्रकाश का पता चलेगा तो आंख क्या आ जाएगी? हरकत में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। आगे क्या होता है देखो, जब प्रकाश स्रोत से किरण निकलती है, जैसे प्रकाश स्रोत से क्या निकली? किरण निकली, तो उससे देखो क्या होता है, तो वह वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है और वस्तु हमें दिखाई देती है। तो कोई वस्तु आपको क्यों दिख रही है, उसका ये कारण है। जैसे ट्यूबलाइट जल रही है तो उस स्थिति में क्या हो रहा है? प्रकाश मेरे ऊपर गिरा, ठीक है, और गिर के वापस क्या होगा? टकरा कर वापस इस दिशा में चला गया, तो जिससे आपको मैं दिख रहा हूं। तो वो हो क्या रहा है कि कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई दे रही है? वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि प्रकाश उससे टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? उस वस्तु को देख पा रहे हैं। अंधेरे कमरे में हम कुछ नहीं देख पाते। जैसे आपने लाइट ऑन की तो प्रकाश सभी वस्तुओं से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है? हम वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो वस्तु को क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, इसलिए हम वस्तु को देख पा रहे हैं। आगे देखते हैं। प्रकाश वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। अंधेरे में हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो यही बात है प्रकाश की, कि प्रकाश वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो प्रकाश के बारे में जो मेन महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश वस्तु को हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश की जब किरण निकलती है तो वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अंधेरे में वस्तु को नहीं देख पाते। तो यही है प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम देखते हैं प्रकाश के गुण। तो देखो प्रकाश के किस प्रकार से हमने गुण लिख रखे हैं, आप भी आराम से पॉज करके इस वीडियो को उतार सकते हो। पहला गुण क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, और प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका क्या पता चला? जैसे कोई पेड़ है और उस पेड़ की जो छाया बनती है वो पेड़ के लगभग उसी आकृति की बनती है। ठीक है, जैसे हम खड़े हैं तो हमारी जो छाया बनेगी वो हमारी आकृति की ही बनेगी। तो इस चीज से हम क्या पता लगाते हैं? इस चीज से हम पता लगाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम खड़े हैं तो हमारी छाया नहीं बन पा रही, या कोई मान लो सेव है तो सेव की छाया सेव के आकार की ही बनेगी। ऐसा नहीं कि केले के आकार की बन जाएगी। तो इस चीज का मतलब ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो उसके बीच में जो अवरोध आया वो वहां से प्रकाश रुक गया, और जहां अवरोध नहीं वो सीधे सीधा चला गया और उस वस्तु की छाया वहां पे बन गई। तो ये पहचानने का तरीका है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि वस्तु की जो आकृति है उसी आकृति से उस वस्तु की छाया बनती है। तो ये पहचानने का तरीका है कि वस्तु जो प्रकाश है सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ पे जो हमने देखा था प्रकाश के सरल रेखीय पथ को हम कहते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रकाश किरण। क्या ये आपको पहले से पता था? ठीक है, नहीं पता था तो कोई बात नहीं, आप अब याद कर लीजिए। अब देखिए प्रकाश की चाल।
तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी चलता है। और ये ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से चलने वाली एक तरीके से क्या है, प्रक्रिया है प्रकाश की। तो प्रकाश क्या है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है। तो आपको ये बताना है कि जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसे कितना समय लगता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि एंगस्ट्रॉम क्या है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम एक प्रकार का मान ही है और वो कितने मान के बराबर होता है, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। ठीक है, तो इस प्रकार से एंगस्ट्रॉम का मतलब ये समझ में आया हमें कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा, 10⁻10 मीटर। और तरंग दैर्घ्य का मतलब ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए कि कोई तरंग है, यहाँ से मान लो तरंग शुरू हुई, यहाँ पे जाके तरंग पूरी हो गई। ठीक है, तो इस तरंग ने कितनी लंबाई तय की, या एक तरीके से तरंग कितनी लंबी है, तो इसको हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सिंबल है जिसे हम कहते हैं लैम्डा। ठीक है, इस लैम्डा को बनाने का तरीका ये है। तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर कोई तरंग अपना, मान लो ये तरंग है, इस तरीके से ये इतनी दूर चली और वापस अपने प्रारंभिक बिंदु वापस आ चुकी, तो इसका मतलब इस तरंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो कम है और इस तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या है, ज्यादा है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम, यानी आप कह सकते हो 3900 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, और इसी प्रकार से 7800 एंगस्ट्रॉम यानी 7800 × 10⁻10 मीटर। अब आगे देखो प्रकाश का क्या गुण है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता, ये तो हमें पता ही है। जैसे कोई पारदर्शी माध्यम है तो उससे प्रकाश आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन अपारदर्शी माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश कभी नहीं गुजर पा रहा। जिस प्रकार से ये बोर्ड है, ये अपारदर्शी माध्यम है। मान लो आप किसी अपने स्कूल में जाते हो, तो अगर स्कूल का जो ऑफिस है तो उसके गेट मान लो पारदर्शी है, तब तो आप आर पार देख सकते हो। आप बाहर हो तो अंदर बैठे आदमी को देख सकते हो, अंदर बैठा आदमी आपको देख पाता है, तो वो वहां पे पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, अगर वहीं पे हम क्या लगा दे, तो पोस्टर लगा दे, तो वो अपारदर्शी माध्यम बन जाएगा, वो कांच का गेट। ठीक है, अब देखिए आगे, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश की निर्वात में चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश को चलने के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है, बेस्ट उदाहरण यही है कि जब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है तो बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो इसलिए हम ये बता सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है वायु माध्यम में। ठीक है, फिर प्रकाश की चाल गर्म होगी और सबसे कम होगी ठोस माध्यम की। ये हमारी जानकारी हुई प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश की ये घटना है प्रकाश का परावर्तन, उस जानकारी को अब देखेंगे। हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना, तो एक बार पढ़ते हैं फिर इस चित्र को समझेंगे। तो सबसे पहले, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह प्रकाश किरण आती है, तो यह घटना प्रकाश की, ये जो घटना होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जिस प्रकार से जो ट्यूबलाइट है, इसकी लाइट हवा माध्यम से गुजर कर इस चिकनी सतह से, बोर्ड की चिकनी सतह से टकरा रही है, वापिस टकरा कर उसी हवा माध्यम में जा रही है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन है। तो हवा माध्यम से आई और सतह से टकरा वापस हवा माध्यम में चली गई, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। इसी प्रकार से मान लो कोई लेजर लाइट ले लिया आपने और टब के अंदर आप प्रयोग कर रहे हो, तो टब के अंदर लेजर लाइट जलाई और वो पानी माध्यम से लेजर लाइट अंदर गई और वापस पानी माध्यम में वापस आ गई, तो ये भी प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। अब हम देखते हैं इस चित्र को हमने बनाया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लेंगे समतल दर्पण। जिस प्रकार से कोई भी दर्पण है, अगर आपका दर्पण पारदर्शी है तो इसकी एक लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी, लेकिन हमें तो दर्पण बनाना है अपारदर्शी, तो इस दर्पण के इस कांच के निचले हिस्से पर हमने क्या कर दी, एक तरीके से पॉलिश कर दी, तो ये जो समतल दर्पण है ये अपारदर्शी हो गया। जो आप रोजाना अपना जिस कांच में मुंह देखते हो वही ये दर्पण है। ठीक है, अब जो प्रकाश किरण आती है उस प्रकाश किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, और इस बिंदु पर मान लो प्रकाश किरण आपतित हुई, गिरी और टकराकर वापस हवा माध्यम में ही लौट गई, तो ये लौटने वाले प्रकाश किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर यह घटना हुई है
उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और ये जो हमने समतल दर्पण ले रखा है इसको हमने नाम दे दिया AB। तो इस प्रकार से ये आपतित किरण और ये आपतन बिंदु और ये परावर्तित किरण, और एक हमें खींचना है अभिलंब। वो क्या होता है, वो जो ये तल है, ये तल इसके लंबवत और आपतन बिंदु पर हमें एक क्या खींचना है, लंब खींचना है। ठीक है, इसके लंबवत और आपतन बिंदु पर एक हमने क्या खींच दिया, लंब खींच दिया। तो ये कहलाता है अभिलंब। जिस प्रकार से मान लो ये सतह है और इसके लंबवत आपने क्या खींच दिया, ऐसे लंब खींच दिया। तो जो लंब और सतह के मध्य क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो समतल दर्पण और अभिलंब के मध्य जो 90 डिग्री कोण बनता है वो एक तरीके से अभिलंब, इस तरीके से हमें खींचना है। ठीक है, तो ये हो गई इस चित्र की व्याख्या। अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, तो देखिए कि जिस प्रकार से ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण और ये क्या क्या अभिलंब। तो पहला नियम ये बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। ठीक है, आइए इन मार्कर की सहायता से समझते हैं। मान लो ये है आपतित किरण, तो इसको हमने यहाँ पे आपतित करा दिया। ठीक है, और ये टकरा कर मान लो परावर्तित हो रही, तो ये परावर्तित किरण हो गई। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो देखो ये तीनों एक ही तल में दिख रहे हैं ना, ये वाला तल, ये वाला एक ही तल है। ठीक है, ये वाला एक ही तल है। तो पहला नियम ये बताता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में। जिस प्रकार से आपको ये दिख रहे हैं, ये एक ही तल है इनका। ठीक है, तो ये है पहला नियम। तो हेडिंग क्या आएगी, परावर्तन के नियम। इस प्रकार से परावर्तन का पहला नियम हमने देखा। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर आपतित होने वाला अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार से आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में है। अब हम देखते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। तो ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। तो इसके मध्य जो ये कोण बन रहा है ये होता है आपतन कोण। ठीक है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये होगी परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, और इन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है वो होगा परावर्तन कोण। तो आई को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण। ठीक है, ये है आपतन कोण, और आर को हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम यह बताता है कि जो आपतन कोण है आई और जो परावर्तन कोण है आर, उन दोनों का मान सदैव क्या होगा, एक समान होगा। तो इस प्रकार से जो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि आप इसकी लंबी व्याख्या भी कर सकते हो कि आप कह सकते हो कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाले परावर्तन कोण के। तो हम एक बार सीधे लिख रहे हैं कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आप लिख सकते हो कोण आई बराबर कोण आर। तो ये हो गया हमारा परावर्तन का पूरा टॉपिक, और इसको आप बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं लिखना, ये एकदम पर्याप्त है। तो इस प्रकार से कोण आई बराबर कोण आर, और इसी नियम पर एक आरबीसी का क्वेश्चन आया है 2023 का, और आरबीसी क्वेश्चन है 2022 का। ये हम देखते हैं।
आरबीएससी 2023 में यह क्वेश्चन आया था कि इस प्रकार का चित्र दे रखा था और हमें पूछ रखा था इस कोण का मान। ठीक है, तो अभी हमने देखा था परावर्तन का द्वितीय नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होगा। तो ये अगर 30 है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण या परावर्तित किरण, ये अगर 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। और ऑप्शन क्या दिए गए थे, ऑप्शन थे मान लो 45, 90 और 60 और 30 डिग्री। ये था ए बे से दे, तो इसमें से आपको बताना था और इसका आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। जिस प्रकार से अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण है 30 डिग्री, वही अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य होगा 30 डिग्री। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आया था आरबीएससी 2022 में। तो देखो यहाँ पे पूछा गया था कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, सभी के लिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जब आप एनसीईआरटी किताब खोलोगे तो वहां पे टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, उसकी 5-7 लाइनों पढ़ो और वहां पे आपको इस चीज का आंसर मिलेगा। तो एनसीईआरटी ने कहाँ से क्वेश्चन उठाए ये देखिए। ठीक है, तो उसका आंसर आपको वहां पे लाइन है, वहां पे मिल जाएगा और कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। सीबीएसई में इस लेवल का शायद क्वेश्चन नहीं आया था, और होगा तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और ये हमारा प्रकाश का परावर्तन वाला पहली क्लास पूरी हो चुकी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।